अभी तक हमने सारणिक से संबंधित 1 कोटि, 2 कोटि और 3 कोटि के सारणिकों का मान ज्ञात करना सीखा। और अब हम देखेंगे कि सारणिकों के गुणधर्म क्या हैं, जिससे हम उस सारणिक को और आसान तरीके से हल कर सकें। क्योंकि जब सारणिक के मान में जो अवयव का मान होता है वो अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको हल करने में थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि उसको एक्सपेंड करना, विस्तार करना बहुत ही लंबा काम हो जाता है। तो इसलिए हम उसको एक गुणधर्म के रूप में व्युत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर सारणिकों के गुणधर्म की बात करें तो सारणिकों की गुणधर्म के आधार पर किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सारणिकों के गुणधर्म को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म क्या होता है। पहला गुणधर्म है किसी सारणिक का मान स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस गुणधर्म को समझ सकते हैं। हम एक सारणिक मान लेते हैं। मान लीजिए एक सारणिक ए है। इससे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी एक संकेत होता है सारणिकों को दिखाने के लिए। अगर एक ए बराबर सारणिक A1, A2, A3, दूसरे में B1, B2, B3 और ये C1, C2, C3 है। अब हम इस सारणिक का मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर विस्तार करेंगे और यह देखेंगे कि क्या इस सारणिक का मान उतना ही आता है जब उनके स्तंभों पंक्तियों को परिवर्तित करने पर प्राप्त मान के बराबर आता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम R1 के अनुदिश विचार करते हैं। यहाँ पर देखते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और ध्यान से देखेंगे बच्चों, प्रसरण करने पर तो R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। आपको चिन्ह पता होगा, हम पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि A1, A2, A3 में इस A1 वाले अवयव का चिन्ह प्लस होता है। तो हम जानते हैं A प्लस होता है, तो इसको ऐसे A1 ही लिखिए और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो B2 C3 माइनस C2 B3। फिर A2 का चिन्ह माइनस होता है। अब इसको आप पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो B1 C3 बचेगा, यानी B1 का C3 में मल्टीप्लाई माइनस अब किसका C1 में B3, C1 B3। इसी प्रकार से यहाँ पर अब किसको A3 को इसका चिन्ह प्लस होगा, यहाँ जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगी तो B1 का C2 में गुणा करेंगे माइनस C1 का B2 में। ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से अब इस सारणिक को हम क्या कर देते हैं, इनकी पंक्तियों स्तंभों को आपस में इंटरचेंजिंग। तो ख्याल कीजिए कि आपने पिछले वाले एक गुणधर्म पढ़ा था, वो था कि किसी भी सारणिक का
परिवर्त निकालते हैं या किस सारणिक आव्यूह का, तो उस आव्यूह के परिवर्त का मान अगर वही ए वाला मिलता हो, ठीक है, मतलब कि हम एक सारणिक है आव्यूह है, उस आव्यूह का हमने परिवर्त ज्ञात किया, तब उस आव्यूह के परिवर्त को निकालने पर वही वाला आव्यूह मिल जाता हो, तो इस वाले गुणधर्म को यहाँ पर लागू करके देखा जा रहा है। ठीक है, ये परिणाम हमें इस प्रकार का देगा, वो हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या किया, इसका हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग। आप ख्याल कीजिए कि किसी भी उस आव्यूह वाले चैप्टर में उस आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते थे, तो अंतर है कि जो पंक्तियाँ थी उनको स्तंभ बना देते थे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर इस गुणधर्म में कहा गया है। तो आइए देखते हैं, इसका लिखेंगे आपस में इंटर, यानी कि हम इस गुणधर्म को ऐसे लिख सकते हैं, आर आई इंटरचेंजिंग सी आई, यानी कि पंक्ति में, और आई को हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं ये पहली पंक्ति। तो इस पहली पंक्ति को हम क्या कर रहे हैं, पहले स्तंभ में परिवर्तित कर रहे हैं। इस प्रकार से पहली पंक्ति पहला स्तंभ होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो इसको इंटरचेंजिंग किया तो हम लोग ऐसे प्राप्त होगा। A1 A2 A3 जो है वो यहाँ पर चलाएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3 दूसरी स्तंभ पर, और ये आ जाएगा C1 C2 C3। इस प्रकार से अब हम इसका फिर से प्रश्न करते हैं, आपकी मर्जी जिसके अंदर विस्तार कर सकें। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसी C1 के अंदर विस्तार करते हैं, C1 के अंदर प्रसारण करने पर तो देखिए C1 के अंदर प्रसारण करने पर क्या मिलेगा, C1 वाली ये A1 है, A2 A3 है, आपको इसका चिन्ह पता होगा। ठीक, तो A1 का चिन्ह प्लस से हमने लिखा है ऐसे A1, और A1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, B2 का C3 में माइनस B3 का C2 में, फिर यहाँ इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, माइनस में A2, अब A2 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट गया, तो A1 का C3 में और A3 का C1 में, A1 C3 माइनस A3 C1, A3 C1, फिर लगाते हैं प्लस, क्योंकि A3 का चिन्ह प्लस है। अब A3 से संबंधित जो पंक्ति स्तंभ है उसको छोड़ना है, इसकी पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, तो देखिए B1 C2 और माइनस करके B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो हमने प्रसार किया है आपस में इंटरचेंजिंग करने के बाद, यह वही है जो इस पहले वाले सारणी का प्रसार करने पर आया है। तो देखिए ध्यान से R1 के 29 प्रसार करने पर आपको क्या मिला है, इसको मिलाकर देखिए, ये पूरा मिल रहा है, A1 बाहर, B2 C3, B2 C3 है, B3 C3, B3 C3। यहाँ पर देखिए कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, B2 का रहा है C2 का B3 में, हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, A1 का है ना ऐसे किया, तो B2 का C3 में और B3 का यहाँ पर गलत लिखा हूँ क्या, B3 का C2 में, B3 यहाँ C2 है, ठीक है यहाँ पर, तो बिल्कुल यह वैसे ही है। इसको हम आपस में ऐसे अदला बदली कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि C2 और B3, C2 B3 एक जैसे हैं। फिर माइनस A2 B1 C3, B1 C3, यहाँ पर कुछ गड़बड़ रहा है, अच्छा इसको मिलाते हैं, अगला वाला A3 कहाँ गया, A3 B1 C2, B1 C2, B2 C1, B2 C1, अच्छा इसमें हमें लगता है गलत है। देखिए फिर से इसको मिलाइए, A2 का मतलब ये है A2, इसकी पंक्ति तम छोड़ा ऐसे, इसको ऐसे, तो B1 C3 लिखा है वहाँ पर, ठीक है, ये तो ये सही है, ये गलत होगा। अच्छा A2 को मिलाते हैं, A2 ऐसे छोड़ा
B1 C3, ये गलत है, ठीक है। B1 C3 यहाँ पर A2 है ना, तो A2 की पंक्ति और स्तंभ छोड़िए तो B1 का C3 में, यहाँ लिखेंगे B1 C3 माइनस B3 का C1 में, B3 C1। अब देखिए बिल्कुल मिल गया। B1 C3 माइनस B3 C1, B3 C1 बिल्कुल मिल रहा है, और इसी प्रकार से ये भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो गुणधर्म पहला है कि किसी सारणी के मान का स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, ये बिल्कुल सिद्ध होता है। और ये वास्तव में किस गुणधर्म के आधार पर या किस प्रॉपर्टी के आधार पर इस्तेमाल हो रहा है। जब हम इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस इंटरचेंजिंग को ऐसे लिखा जाता है, ये एक प्रकार का सारणिक है, तो इसको अगर सारणिक न मान करके हम आव्यूह बनाएंगे तो वो आव्यूह के रूप में ऐसे परिभाषित होगा। डिटर्मिनेंट इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। डिटर्मिनेंट ए का जो मान है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए के परिवार से। इस प्रकार से ये पहले गुणधर्म के आधार पर यह एक प्रकार का आव्यूह वाले के चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, किसी भी आव्यूह के परिवर्त ज्ञात करना, उस परिवर्त का ये नियम सिद्ध हो जाता है कि किसी भी आव्यूह का सारणिक उसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर उस परिवर्तन सारणिक के मान के बराबर होता है, ठीक। तो ये वास्तव में एक प्रकार का जो गुणधर्म था, ये गुणधर्म इस परिवर्त के आधार पर भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं अगले गुणधर्म पर, तब तो इसको नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं गुणधर्म नंबर 2। इस गुणधर्म में ये बोला गया है कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अगर एक सारणिक ए बराबर मान लें, जैसे हमने पहले वाले गुणधर्म में माना था, वो चीज़ है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस सारणिक का मान पहले निकाल लेते हैं। जिसके अंतिश आप निकालेंगे उसी के अंतिश इसको परिवर्तित करने के बाद भी आपको प्राप्त करना है, जिससे हम ये दिखा सकें कि इस सारणिक का मान परिवर्तित के बाद सारणिक का मान के माइनस चिन्ह के साथ आता है। तो इसमें हमने क्या किया, R1 के अनुदिश विस्तार किया। R1 के अनुदिश, ध्यान दीजिएगा बच्चों, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर या प्रसारण करने पर देखिए R1 के अनुदिश विस्तार करना है। ये आप लोगों को विस्तार करने का तरीका पता चल गया है या आपको आ गया है तो आप लगा सकते हैं। तो R1 से स्टार्ट करते हैं, ये A1 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं A1 कोष्ठक में इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो B2 C3 B2 C3 माइनस ऐसे छोड़ा है तो C2 का B3 में गुणा C2 B3, अब फिर माइनस लगाया A2 के लिए, यहाँ लिखा A2, फिर इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, पंक्ति स्तंभ B1 C3 माइनस C1 B3,
C1B3 और प्लस में फिर A3 लग, इस A3 का चिन्ह प्लस होगा। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो B1C2 माइनस, ऐसे हमने छोड़ा है, ऐसे B1C2 C1B2 ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं। अब ऐसे तो इसको रहने देंगे। अब देखते हैं इसको आपस में इंटरचेंजिंग करने पर, यानी कि हमने क्या किया, R1 इंटरचेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, R1 को अगर हम R2 बुला दें तो R1 इंटरचेंजिंग ऐसे लिखेंगे R2। आप चाहें तो C1 इंटरचेंज C3 कर सकते हैं, ठीक, कोई भी कर सकते हैं आप। अब इसको इंटरचेंजिंग करने के बाद देखिए क्या प्राप्त होता है। इंटरचेंजिंग करने पर हमें R1 और R2 को ही केवल अदला बदली करना है और तीसरे वाले को नहीं। तो हम A1 A2 A3 को दूसरे पर लिखेंगे और पहले वाले पर B1 B2 B3 और ये हो गया A1 A2 A3 और तीसरी वाली पंक्ति वैसे ही रहेगी, ये हो गया C3। ठीक, अब हम इसको R2 के अनुदिश विस्तार करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि R1 के अनुदिश विस्तार करने का मतलब R1 में A1 A2 A3 था और इसी के आधार पर जब हम इसको दूसरे वाले पंक्ति में लिख दिया तो हमें इसी के अनुदिश विस्तार करना है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस सारणी के मान जो भी प्राप्त हो रहे हैं वो इस मान से माइनस चिन्ह लग कर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इस R2 के अनुदिश विस्तार किया, R2 के अनुदिश विस्तार करने पर या प्रसारण करने पर ये वाह A1, इसका चिन्ह माइनस है ना, माइनस A1 पुस्तक में, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो B2C3 माइनस B2C3 के बाद C2B3 फिर लगाया इसका चिन्ह प्लस, यहाँ पर इसको लिखेंगे A2। इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ऐसे छोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, B1C3 माइनस B1C3 के बाद C1 और C1B3। अब आ गया माइनस A3 का चिन्ह माइनस होगा। ठीक है, अच्छा A3 के बाद अब हमको चेक करना है इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो पंक्ति स्तंभ छोड़िए आप, B1 का C2 में गुणा करेंगे, C1 का B2 में, B1C2 माइनस C1B2, सही है ना, ऐसे हमने छोड़ा है, हाँ ठीक है, C1B2। अब आप देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों इक्वल आया है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह हमें बाहर निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर वाला तो एकदम सेम दिखाई दे रहा है ना, अंदर वाले सब एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर वालों का चिन्ह अलग है। इसलिए यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकाल दें तो माइनस बाहर निकाला तब ये बन जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद आप मिलाकर देख सकते हैं सब वैसे ही दिखाई दे रहा है, सब वैसे ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये गुणधर्म 2 भी सिद्ध होती है। ऐसे एग्जाम्पल या कोई एक अंक की सवाल लेकर के आसानी से हल कर सकते हैं, उसको हम हल करेंगे और देखेंगे कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख दिया A1 पुस्तक में B2C3 माइनस C2B3 माइनस A2 माइनस हो गई, ये हो गया B1C3 माइनस C1B3 फिर प्लस करके
A3 कोष्ठक में B1 C2 माइनस C1 B2 ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये गुणधर्म को सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई अंकों में मान लेकर के इसको आपस में इंटरचेंज कीजिए और बिना इंटरचेंज किए भी इससे मान प्राप्त कीजिए और इंटरचेंज करने के बाद भी मान प्राप्त करिए, बिल्कुल आसान से आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणधर्म 2 भी सिद्ध होता है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगला गुणधर्म है, यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ समान हैं तो, या इसको हम कह सकते हैं कि सभी संगत अवयव समान हैं, तो उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, इससे पिछले वाले गुणधर्म में आप ये पढ़े हैं कि किसी भी सारणी का मान उसके 2 पंक्तियों को या स्तंभों को आपस में अदला बदली करने से या आपस में इंटरचेंज करने से उस सारणी का मान का चिन्ह बदल जाता है। तो हम इसको ऐसे प्राप्त किए थे पिछले गुणधर्म यानी दूसरे गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, दूसरे गुणधर्म में ये हमने पढ़ा। अब इसको आप समझिए, यदि हम इस सारणी को या ऐसे जो देख रहे हैं इसको बाईं तरफ लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। बाईं तरफ लाने का मतलब जैसे ये दोनों के जो चिन्ह परिवर्तन हुए हैं उस चिन्ह के आधार पर यदि हम इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो हमें उस सारणी का मान 0 होगा। ये गुणधर्म कहता है तीसरी वाली गुणधर्म। इस तीसरी गुणधर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक ये आव्यूह है, आप यह सारणी का मान सकते हैं। वो सारणी इस प्रकार से हम कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ बराबर करके लिखेंगे और देखेंगे कि उसका मान 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया A1 A2 A3 और हमने क्या किया, दूसरी वाली पंक्ति में भी A1 A2 A3 ले लिया और बाकी सब C1 C2 C3 ऐसे लिख दिया। अब इसका किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर विस्तार कीजिए और दिखाना है इस पूरे सारणी का मान 0 आता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, R2 के अनुदिश या आप किसी के भी अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर तो ये करते हैं R2 के अनुदिश। तो R2 में इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका प्लस इसका माइनस। तो A1 का मतलब यहाँ लिख दिया A1 माइनस में होगा पुस्तक में। इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, A2C3 माइनस C2A3 C2A3 फिर प्लस करके A2 का चिन्ह या A2 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़िए। तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ाए से तो आपको मिला A1C3 माइनस C1A3 फिर इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस में A3 का चिन्ह। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, तो ऐसे पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया A1C2 आएगा, A1C2 माइनस ऐसे छोड़े है ना, ये देख सकते हैं। तो C1 का A2 ठीक है, इस प्रकार से। अब आप समझिए क्या ये 0 आया, ये हमें देखना है। अब पता लगाना पड़ेगा कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर A1 है, इसको देख सकते हैं। क्या ये अंदर वाला बराबर है, ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं कि अंदर वाला बराबर नहीं है। फिर भी आप ये समझिए कि इन दोनों में जो दोनों अवयव हैं, दोनों अवयव में A2 और ये है C2A3 मतलब कि ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा है। इसी प्रकार से यहाँ A1 है C3 है, C1 है A3, यानी कि इन दोनों की जो ये चिन्ह बदल ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर A1 C2 है और C1 A2 है,
तो इससे क्या खासियत मिलती है इसको समझिएगा। इससे ये खासियत मिलती है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल कैसे हैं। आप अगर एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सिद्ध करना चाहें तो उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ A2 यहाँ दिखाई दे रहा है, C3 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो A2 और C3 अगर इस प्रकार से इसको लिखे गए हैं तो हमने तो केवल उसको पंक्ति स्तंभ के रूप में समझा। आप समझिए, ये पंक्ति स्तंभ को दर्शाते हैं, ये कोई मान को दर्शाता नहीं है। मान को कौन दर्शाता है, ये दर्शाता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये 2 क्या दर्शाता है, दूसरी पंक्ति का ए वाला अवयव है। 3 क्या दर्शाता है, तीसरी पंक्ति का सी वाला अवयव है। हम पंक्तियों या स्तंभों को नहीं ले रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अवयव की बात कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ए सी, ये भी ए सी लिखा है ना। ये तो उस पंक्ति या स्तंभ की संख्या को दर्शाता है, किस पंक्ति किस स्तंभ का अवयव है। तो A2 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति का अवयव, C3 का मतलब है तीसरी पंक्ति का अवयव। लेकिन हमें क्या देखना है, अवयवों का जोड़ घटाना देखना है। तो आप समझिए, ए सी लिखा है, इसको ए सी बोल सकते हैं। यहाँ भी ए सी लिखा है, इसको ए सी बोल सकते हैं। यहाँ भी ए सी लिखा है, इसको ए सी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 1 2 1 2 क्या दर्शाता है, उसकी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ मतलब ये पंक्तियों की, कि इस पंक्ति का ये अवयव है, उससे में नहीं मतलब है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे ना। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस -A1 को लिख करके यदि इसको हम हल कर दिए 0 आएगा। ठीक, प्लस करके A2 गुणा, इसको हटा देता हूँ 0। आप समझ गए हैं कि क्यों ये 0 आ रहा है। इसको AC बोलिए या इसको CA, AC इसको भी कह सकते हैं, AC या CA, AC CA, मतलब AC में से AC घटाया 0 हो गया, तो 0 में इतने का गुणा 0 ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से -A3 गुणा ये हो गया 0। अब ये कुल मिलाकर के कितना देगा हमें, 0 देगा। समझ आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसका आप ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस पंक्ति का है, किस अवयव स्तंभ का है। हमें उस अवयव से संबंध देखना है कि अवयव AC है, ये भी अवयव AC है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के हम सिद्ध करेंगे, उसमें भी दिखाएंगे, जब प्रश्नावली हल करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। ठीक है, और ये कुछ बेसिक था जिसमें हम पिछले वाले गुणधर्म ये देखे थे। उस गुणधर्म में किस सारणी का जब आपस में 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंजिंग किए थे, तो इंटरचेंजिंग करने पर उस सारणी के मान का चिन्ह बदल गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक, तो एक बार इसको नोट कीजिए, तो आगे देखते हैं अगले गुणधर्म पर। तो अगला गुणधर्म है गुणधर्म 4। इसमें ये लिखा है कि यदि किसी एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसका अर्थ ये है कि आप ख्याल कीजिए, इससे पिछले वाले माने दूसरे वाले गुणधर्म में जो हमने उस सारणिक को मान करके मान ज्ञात किया, उस मान को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर उसको शो कर दूँगा। तो देखिए, उसमें आपने उस सारणिक का मान पा किया था। अब उस सारणिक के मान के आधार पर हम इसमें उसी सारणिक को लेकर के k से गुणित करूँगा और उस गुणित वाले का ही मान ज्ञात करूँगा और देखूँगा कि अंदर जो भी हमें मान प्राप्त हो रहा है वो पहले वाले गुणधर्म में उस सारणिक के मान के बराबर आता है कि नहीं। यानी कि या तो पहले गुणधर्म में या तो दूसरे गुणधर्म में, दूसरे गुणधर्म में आप देख सकते हैं या पहले किसी भी गुणधर्म में जो हमने उस सारणी का मान ज्ञात किया था, पहली बार में जो आया था वही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि वो A बराबर वही वाला सारणिक है, A1 A2 A3 A B1 B2
B3 और यह क्या C1 C2 C3। अब देखते हैं इसको K से गुणित करने पर, तो लिख दिया K से गुणित करने पर सबसे पहले तो हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो इसका मान हमने गोधाम नंबर 2 में या 1 में या 3 में किया है, उसको आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, अब इसको K से गुणित करते हैं। तो K से गुणित करने पर क्या प्राप्त होगा, K से गुणित कर दिया। तो आप जानते हैं, हमने बताया था आपको एक नियम कि किसी भी सारणिक में अगर हमें किसी अचर नंबर का गुणा करना है तो उस अचर नंबर के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है। ये आपको मैंने बताया था। अगर किसी आपी में गुणा करना हो किसी भी अचर नंबर का, तो वो हर एक अवयव में गुणा होता है। लेकिन अगर सारणिक में गुणा करोगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, देखिए ध्यान से। किस से गुणित किया, तो किस से किस में गुणित करना है। मान लीजिए पहले वाले में हमने किस से गुणित कर दिया। किस से गुणित करने पर R1 मिल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा ऐसे KA1 KA2 KA3 और बाकी दोनों और तीसरी पंक्तियाँ वैसे ही रहेंगी। B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम उसी पंक्ति के अंदर विस्तार करते हैं। यहाँ लिखते हैं R1 के अनुदिश प्रसार, R1 के अनुदिश प्रसार कीजिए। ठीक है, यहाँ से करते हैं। R1 के अनुदिश प्रसार करना है। KA1 इसका चिन्ह प्लस है। KA1 कोष्ठक में इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ा B2 C3 B2 C3 माइनस इसका इसमें हो गया C2 B3। ठीक है, फिर यहाँ लगाया KA2 इसका चिन्ह माइनस होगा। KA2 कोष्ठक में इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो B1 C3 माइनस C1 B3। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे KA3 के लिए, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए ऐसे B1 C2 माइनस C1 B2। अब आप देख सकते हैं। अब अगर हम सब में से के कामा ले लें तो जो कोष्ठक में बचेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने के कामन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ध्यान देखिए। ये कोष्ठक लगाना पड़ेगा, उचित कोष्ठक। यहाँ बचेगा A1 कोष्ठक में B2 C3 माइनस C2 B3 कोष्ठक बंद माइनस A2 बचेगा यहाँ पर B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 कोष्ठक में B1 C2 माइनस C1 B2। अब ध्यान समझिए बच्चों, क्या ये कोष्ठक के अंदर वाला जो सारणिक के गुणधर्म 2 वाले में हमने इस प्रकार से जो सारणिक यही माने थे, इस सारणिक का जो मान प्राप्त हुआ था वह मान अंदर वाला ही दिखाई दे रहा है। आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो यही इस सारणिक के मान का कितना गुना ये दिखा रहा है, की गुना। मतलब ये पूरी सारणिक का मान कितनी गुना हो गया, की गुना। यानी कि इस गुणधर्म सिद्ध होता है कि किसी भी सारणिक में हम के से गुणा कर दें और वो के से गुणा किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही होता है, ये सारणिक का नियम है। तो वो सारणिक का मान उतने ही गुना क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये भी सिद्ध होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आ रहा है या समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम आगे की वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करें।
तो आइए देखते हैं गुणधर्म 5। ये बहुत ही थोड़ा महत्वपूर्ण है और किसी भी बड़े सवाल को जो योगफल के रूप में किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में लिखा रहता है उस प्रकार के सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसको ध्यान से आप समझिएगा बच्चों। देखिए, ये गुणधर्म ये कहता है कि अगर किसी भी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयवों में दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में है तो हम उस सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए एक सारणिक है जिससे हम पहले वाले गुणधर्म में, दूसरे में, तीसरे में, सब गुणधर्मों में वही सारणिक मानते आए हैं। कौन सा? वो ये है A1 A2 A3। और इसमें ये कहा गया है कि किसी एक पंक्ति या सभी स्तंभों में या किस हर एक अवयव में प्लस करके लिखा गया हो, योग के रूप में लिखा गया हो, तो हम एक ही पंक्ति में भी योग करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए इसमें हमने जोड़ दिया वैसे एनसीईआरटी की किताब में लैम्डा के रूप में जोड़ा है, आप चाहें तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, हम उसी को लेकर चलते हैं। लैम्डा 1 इसमें जोड़ दिया, लैम्डा 2 और इसमें जोड़ दिया लैम्डा 3। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। वैसे मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ। अगर वो सारणिक A1 है और उसमें हमने जोड़ दिया X1 और यहाँ पर A2 लिख करके X2 और यहाँ पर A3 प्लस X3 और बाकी दूसरी तीसरी पंक्तियाँ वैसे लिखे रहे हैं, तो हमें ऐसे प्राप्त होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, ये कहा गया है कि इसको ऐसे अगर लिखा जाए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, यानी कि जो पहले वाले पंक्ति में आपको प्लस करके दिखाई दे रहा है, हम इसमें से पहले वाले को एक सारणिक में और दूसरे वाला जो प्लस करके लिखा है उसको अलग से, और बाकी सब वैसे ही दोनों में रहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, A1 इस वाले में लिख देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और साथ में प्लस करके जो ये लिखा गया है उनको अलग से सारणिक में, और ये जो दूसरी तीसरी पंक्तियां हैं वो इसमें भी मौजूद रहेगी, अर्थात X1 X2 X3 और यहाँ पर B1 B2 B3। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि क्या वास्तव में ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड से उसी R1 का विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको हम R1 के अंदर विस्तार करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा R1 के अनुदिश प्रसार, R1 का अनुदिश प्रसार कीजिए। ठीक, देखिए R1 में पहले लिखा है A1 प्लस X1 और इसका चिन्ह प्लस होगा, तो यहाँ लिखा, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान समझेंगे तो बिल्कुल इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वैसे सिद्ध करने के लिए आएगा नहीं, आपको सवाल में ऐसे प्लस करके दे देगा तो आप उसको वैसे लिख लेंगे, और लिखने के बाद भी यदि पहले दूसरे तीसरे किसी भी गुणधर्म का उसमें प्रयोग होता है उसको लगा करके उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये लिखा है A1 प्लस X1, तो यहाँ लिखा A1 प्लस X1, ये तो एक कोष्टक बनेगा। फिर दूसरे में इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ करके हमें गुणा करना है, B2 C3 माइनस C2 B3 ऐसे, फिर यहाँ माइनस रहता है, इसका जो माइनस होता है A2 प्लस X2
A2 प्लस X2 ऐसे। फिर दूसरे में यानी कि इसकी पंक्ति हम छोड़ेंगे तो B1 C3 B1 का C3 में, समझ आ रहा है? ऐसे छोड़ा है ना, नहीं गलती हो जाएगा यहाँ पर देखिए कुछ इसके अंदर छोड़ा है ना, मतलब ऐसे छोड़ा है, ऐसे, हाँ ठीक है। समझिए आप, ऐसे क्या बच रहा है, ये B1 C3, ठीक, समझ आ रहा है? B1 C3, ठीक है, B1 C3 माइनस ऐसे छोड़ दिया हूँ C1 का B3 में, C1 B3। अब यहाँ पर लगाते हैं प्लस, इसके लिए A3 प्लस X3, A3 प्लस X3 ये रहेगा कोष्ठक में, और दूसरे में इसकी पंक्ति तन छोड़ेंगे ऐसे तो B1 C2 B1 C2 माइनस और क्या मिलेगा C1 B2 C1 B2 ऐसे। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें करना क्या है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है A1 प्लस X1, इन दोनों में बारी बारी से गुणा, इनका भी इनके बारी से गुणा, इनका भी बारी बारी से गुणा, उसके बाद व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करके देखेंगे कि जैसे दाहिने पक्ष के बराबर आने का मतलब कि इस सारणी का मान प्लस इस सारणी का मान आता है कि नहीं आता है, तो हमें दो करके अलग करना पड़ेगा। और जो x1 x2 x3 वाले संबंध पद होगा उसको अलग करेंगे क्योंकि वो इससे संबंधित है, और बिना x1 x2 x3 वाला इस वाले सारणी से संबंधित होगा उसको अलग करके लिखेंगे, ठीक। यहाँ गुणा करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। देखिए A1 का पहले इन दोनों में ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे पहले A1 थे इन दोनों में, तो यहाँ लिखा, और गुणा करने को तो इसको गुणा नहीं करेंगे, वैसे ही रख देते हैं, ठीक। अब बाद में इसको अलग से गुणा कर देंगे तो आपको समझिएगा फिर कैसे कैसे व्यवस्थित करना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए A1 ध्यान दीजिए, A1 कोष्ठक में इन तब का गुणा करना है तो पहले इसको लिखेंगे B2 C3 माइनस C2 B3, समझिएगा ध्यान से बच्चों। ये रहा, इसको मैं ज़्यादा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अच्छा, इसका इसमें हो गया। अब x1 का इन दोनों में, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस x1 का इन दोनों में, मतलब ऐसे लिखते हैं, अभी हमें गुणा नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है, इसको अलग से रखेंगे B2 C3 माइनस C2 B3 ऐसे। इन दोनों में बारी बारी से हमने लगा लिया गुणा करके, ठीक। अब इनको आपस में गुणा नहीं करना है, ध्यान देखिएगा मैं क्या करूँगा। अब इस माइनस को चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर, अब A2 से इसमें गुणा करेंगे तो इस माइनस को A2 के साथ ले करके लिख देते हैं A2 ऐसे, और इतना पूरा B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक ऐसे। और इसके बाद और इसके बाद हाँ ये हो गया। अब माइनस को x2 के साथ ले करके ऐसे, x2 के साथ इतना पूरा B1 C3 माइनस C1 B3, इस प्रकार से। अब इसकी बारी आ गई, प्लस A3, यहाँ नीचे लिखता हूँ प्लस A3 पुस्तक में क्या लिखना है, A3 को इनके साथ B1 C2 माइनस C1 B2 ये। अब इसको x3 को प्लस में है x3, और ये पूरा B1 C2 माइनस C1 B2 ये, ठीक है। अब देखिए इसको व्यवस्थित करना है, जो x1 x2 x3 वाले पद हैं उनको अलग, और जो बिना x1 x2 x3 वाले हैं उनको अलग।
तो यहाँ नीचे स्थान नहीं है, आप इसको एक बार नोट कीजिए। तो मैं ऊपर थोड़ा इसको हटाता हूँ, इसको एक बार नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। फिलहाल आप लोग भी नोट कीजिए। ठीक है, ऊपर मिटा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसको हटाता हूँ, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर इस गुणधर्म को। अब ध्यान देखिए, अब क्या करना है हमें। यहाँ से इस बिना x1 x2 x3 वाले पदों को एक तरफ लिखूँगा। तो x1 ये है, x2 ये है, x3 ये, इसको अलग से। यहाँ देखिए, A1 B2 C3 माइनस C3 B3 प्लस है ना, नहीं माइनस होगा ये वाला, माइनस A2। यहाँ देखिएगा ध्यान से, A2 B1 C3 माइनस C1 B3, फिर प्लस, अब कौन सा, ये A3 दिखाई दे रहा है, A3 B1 C2 माइनस C1 B2। ये अभी तक जो लिखा हूँ मैं वो केवल x1 x2 और x3 से अलावा है, मतलब कि x1 x2 x3 वाला नहीं है। अब आप ध्यान रखिए, ये पूरा जो लिखा हूँ मैं, क्या ये इस वाले सारणी का मान है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल है। आप ख्याल कीजिए, हमने जो पहले गुणधर्म या दूसरे तीसरे चौथे किसी भी गुणधर्म में इस प्रकार से इस सारणी लिया था, और इस सारणी का मान जो कि हमें यही प्राप्त हुआ था। ठीक, मतलब कि हमें ये पता चल गया कि राइट हैंड साइड में इस सारणी का मान बाएं पक्षीय आधार पर ये एक मिल गया। अब देखते हैं कि इस सारणी का मान, ये जो x1 x2 x3 वाला बच गया है, वही है कि नहीं है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें इस दाहिने पक्ष को हल नहीं करना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तब दूसरा देखते हैं, x से संबंधित, यहाँ से x से संबंधित x1 तो प्लस में है, x1 कोष्ठक में, यहाँ से देखेंगे B2 C3 माइनस C2 B3, फिर अब कौन सा, यहाँ पर माइनस x2 है, और ये है B1 C3 माइनस C1 B3, फिर प्लस कर दिया, बस यहाँ पर चला है x3। ठीक, B1 C2 माइनस C1 B2 ये हुआ। अब आप ध्यान से समझिए, कि क्या ये जो दूसरा वाला x1 x2 x3 का विस्तारित आया है, यह विस्तारित इस सारणी का दिखाता है? तो आंसर यहाँ बिल्कुल दिखाता है। आप देखिए, अगर x1 x2 और x3 जो बाहर लिखा है, इसका अर्थ है कि जिस सारणी का ये विस्तार किया होगा, उस सारणी में पहली दूसरी या तीसरी की पंक्ति में x1 x2 और x3 आता होगा, उसी की अंतिश विस्तार करके इन कोष्ठकों में इनको लिखा है। ठीक, पंक्ति स्तंभ को छोड़ कर लिखते हैं। तो समझिए, x1 का मतलब इस वाले सारणी में देखिए, जानते हैं x1 यहाँ पर है, अगर इस x1 से संबंधित पंक्ति को स्तंभ को छोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, B2 C3 और C2 B3। B2 C3 देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे, B2 C3 दिखाई दे रहा है, और C2 B3 यहाँ पर C2 होगा। ठीक है, C2 है यहाँ पर, मैंने गलती दिया है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं C2 है या नहीं है x1 वाले से संबंधित में।
सही है, ठीक है, यहाँ गलती करता। अच्छा आगे देखते हैं। उसी प्रकार से x2 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, x2 दिखा रहा है ना। कहाँ दिखे, हमको लगता है कहीं कि A1 से मैंने गलत किया क्या। A1 में क्या है देखते हैं, A1 में C2 है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा यहाँ देखिए x2, तो x2 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, B1 C3, तो B1 C3 यहाँ दिखाई दे रहा है, C1 B3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अब x3 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, B1 C2, तो यहाँ B1 C2 दिखाया रहा है, C1 B2 तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस सारणी का मान ये प्राप्त हुआ है और इस सारणी का मान ही है। तो उल्टा आप क्या बोल सकते हैं कि यही पूरा विस्तारित रूप राइट हैंड साइड में दोनों सारणिकों का है। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये मान प्राप्त किया और लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड के सारणिकों के मान के योगफल के रूप में हमने ला दिया। इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सिद्ध हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो सारणिक जिसको हम प्लस करके लिखते हैं या सभी को प्लस करके लिखा जाए, उसको हम ऐसे दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध होता है, बिल्कुल आसान। ठीक है, फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं।